डॉक्टर दीपक सिंह आपको एक रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का एक क्लासिकल फीचर जिसको हम लोग डिज्निया बोलते हैं, डिस्पनोइया डिज्निया इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ड है। ये क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये बहुत कॉमनेस्ट कंप्लेन पेशेंट में मिलता है और हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकता है। ये सबसे पहली बात है, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ये एयर आता है ट्रैकिया में। ये ट्रैकिया फिर डिवाइड कर जाता है ब्रोंकस में, और ये ब्रोंकस फिर अगेन छोटा छोटा ब्रांच बन करके लास्ट में वो कहाँ पहुंच जाता है, वो अल्वेलाई में। और फिर इस तरह से हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है थोरेसिक मसल्स, जिसको कोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो कोस्टल मसल्स, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल होता है डायफ्राम, ठीक है। इसके बाद होता है ब्रोंकस। तो यानी कि कोस्टल मसल्स, डायफ्रामिक मसल्स एंड ब्रोंकस मसल्स, इस पे वर्क करता होगा। कौन करता है वर्क? तो सेरिबेलम के जस्ट पार्ट नीचे होता है पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और जब हम कभी वॉलंटरी रेस्पिरेशन लेते हैं तेज, जैसे हाफी जब लेते हैं उस समय, तो वॉलंटरी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है पॉन्स, अब और इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है मेडुला। तो हम लोग जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो करते हैं, इसका एक रेट होता है। तो इसको हम लोग एक बार इंस्पायरेशन और एक बार एक्सपायरेशन, तो 1 इंस्पायरेशन एंड 1 एक्सपायरेशन दोनों को मिला को जाता है 1 ब्रीद कहते हैं। 1 ब्रीद, एक ब्रीद या एक बीट बोलते हैं, ब्रीद 1 ब्रीद, एक बीट में होता है 1 इंस्पायरेशन और 1 एक्सपायरेशन। इस तरह से नॉर्मली हम लोग क्या होता है ना, कि नॉर्मल में हम लोग 14 से लेकर 16 ब्रीद पर मिनट लेते हैं, है ना। 14 से 16 ब्रीद पर मिनट। एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है, 1 इंस्पायरेशन, 1 एक्सपायरेशन। तो इसको बोलते हैं लोग नॉर्मल ब्रीथ बोलते हैं। इसको क्या करते हैं लोग, यूपनिया। यूपनिया का मतलब होता है जब नॉर्मल हम लोग इनटेक और एक नॉर्मल एक्सपायरेट करते हैं, क्या चीज को, रेस्पिरेशन को। तो इसको बोलते हैं यूपनिया, मतलब ट्रू रेस्पिरेशन। एक होता है टैक्योपनिया। टैक्योपनिया का मतलब होता है जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं टैक्योपनिया। एक होता है ब्रेडियोपनिया। ब्रेडियोपनिया का मतलब होता है जो रेस्पिरेशन रेट घट जाता है। तो जब इससे ज्यादा, जैसे बच्चों के तो नॉर्मली 22 से 24 बीट पर मिनट होता है, लेकिन एडल्ट में अगर इससे 16 से ज्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्योपनिया। और जब ज्यादा कम हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेडियोपनिया। लेकिन एक होता है डिज्निया। डिज्निया का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्ट इंस्पायरेशन, डिफिकल्ट एक्सपायरेशन, यानी कि रेट उसका हो सकता है कि नॉर्मल भी हो, है ना। देखो, रेट नॉर्मल है तो यूपनिया बोलते हैं, रेट बढ़ जाएगा तो उसको टैक्योपनिया बोलते हैं, रेट घट गया उसको ब्रेडियोपनिया बोलते हैं। लेकिन डिज्निया किसको बोलते हैं कि अंदर इंस्पायरेशन करने में और एक्सपायरेशन करने में जब प्रॉब्लम हो, जब पेन हो रहा हो, प्रेशर डेवलप हो रहा हो, कहाँ पे प्रेशर लग रहा हो, थोरेसिक पे प्रेशर डेवलप हो रही है, डायफ्राम पे प्रेशर लग रही है, तो जब वह डिफिकल्ट जब ब्रीदिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिज्निया बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। तो इस डिज्निया में क्या होता है प्रॉब्लम, कि इसके लिए कई रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डिज्निया में पहला रिस्पॉन्सिबल होता है, फर्स्ट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस केस में आपको डिज्निया होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे नेजल ब्लॉकेज, नेजल पॉलिप, डीएनएस, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, साइनोसाइटिस, राइनाइटिक एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब केस में आपको डिज्निया होगा। दूसरा एडिनोइडाइटिस, फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, लुडविग एंजाइना, इस सारे केस में क्या हो गया आपको
डिज्निया डेवलप करेगा, क्योंकि अपर ट्रैक का रास्ता क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। यहाँ पे समझ में आ गया नोज का डिजॉर्डर्स में, थ्रोट का डिजॉर्डर्स में। नेक्स्ट आते हैं फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजॉर्डर्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजॉर्डर्स, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो सकती है, पहला स्पाज्म ऑफ ट्रैकिया, हुपिंग कफ, फिर उसका ब्रोंकस में सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकिटेसिस, इम्फाइसीमा। ये सारे केस में क्या होगी, जो लोअर ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आने के कारण क्या होगी, डिज्निया होगी। थर्ड में प्लूरल कैविटी, डायफ्राम एंड कोस्टल मसल्स, इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, तो थोरेसिक कैविटी में डायफ्राम की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कभी कभी डायफ्राम का मसल्स फेलियर हो जाता है, जैसे ईबी वायरस का अटैक होने के कारण। तो इस तरह से क्या होगी, आपको डिज्निया इसमें हो सकती है। नेक्स्ट आता है अब्डोमिनल कंडीशन। अब्डोमिनल कंडीशन, अगर बाय द प्रेगनेंसी हुआ हो, गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस हुआ हो, हिपैटोमेगैली हो गया, हिपैटोमेगैली लिवर का साइज इंक्रीज हो गया हो, स्प्लेनोमेगैली हुआ हो, तो ये सब केस में अब्डोमेन के किसी भी कंडीशन में बताया आपको, तो उसमें भी क्या हो सकता है कि डिज्निया डेवलप होता है। जैसे गैस बन गया, उसमें भी डिज्निया बनता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि सांस लेने में दिक्कत कहाँ से हो रही है। लेकिन गैस बनने के कारण क्या होता है, डायफ्राम नीचे नहीं आ पाती, रिलैक्स नहीं हो पाती है इंस्पायरेशन के समय, तो वहां भी क्या होगी, डिज्निया होगी। तो अब्डोमिनल प्रेशर से प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है फिर कार्डियक डिजॉर्डर्स। कार्डियक डिजॉर्डर, जिसमें कि जैसे सबसे ज्यादा होता है लेफ्ट हार्ट फेल्योर। लेफ्ट हार्ट फेल्योर के केस में क्या होगी, डिज्निया डेवलप करेगी। राइट हार्ट फेल्योर में भी कभी कभी डेवलप कर जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, सिस्टेमेटिक प्रॉब्लम। सिस्टेमिक प्रॉब्लम में क्या हो जाएगी, सिस्टेमिक प्रॉब्लम में जैसे हाइपोक्सिया हुआ हो, है ना, या फिर बॉडी में डिमांड से ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा हो, कहीं पे प्रेगनेंसी केस में ज्यादातर ऐसा मिलता है इसमें, तो उसमें क्या होगा, आपको सिस्टेमिक प्रॉब्लम में भी डिज्निया डेवलप करता है। नेक्स्ट आता है फिर ब्रेन डिजॉर्डर्स। ब्रेन डिजॉर्डर में डिज्निया होती है कब, जैसे स्ट्रोक के केस में, हेड इंजुरी के केस में, ब्रेन हेमरेज के केस में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में किसी तरह का डिस्टर्बेंस होने के केस में, सेरिबेलम डिजॉर्डर के केस में, इंसेफ्लाइटिस की वजह से, याद रखिएगा इंसेफ्लाइटिस में डिज्निया होने लगता है ना। तो इसलिए ब्रेन के डिजॉर्डर से भी डिज्निया डेवलप करता है। तो याद रखिएगा कि डिज्निया सिर्फ यही नहीं, बहुत लोग सब समझते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होता है तो डिज्निया होता है, नहीं, डिज्निया का कारण बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। हमें ये देखना होगा पेशेंट को किस वजह से डिज्निया हो रही है, क्योंकि जब भी डिज्निया होता है तब पेशेंट अपने आप को सफोकेट महसूस करता है, सफोकेशन होता है उस पेशेंट को, कभी कभी वो सिनकॉप स्टेज में ही चला जाता है वो। तो अगर डिज्निया रहेगा तो क्या होगा, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले ऐसा पेशेंट जब आता है, पहले वो ये पेशेंट बोलता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, तो आप पहले ये पूछिएगा कि इंस्पायरेशन में डिज्निया होती है या एक्सपायरेशन डिज्निया होती है। क्योंकि इंस्पायरेशन डिज्निया जब भी होती है, इसका मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम्स, ब्रेन का प्रॉब्लम्स, अब्डोमेन्स का प्रॉब्लम्स, थोरेसिक कैविटी का प्रॉब्लम्स, उस समय क्या होता है कि इंस्पायरेशन के समय डिज्निया होती है। एक्सपायरेशन डिज्निया मतलब कि सांस छोड़ते समय डिफिकल्टी होती है। तो छोड़ते समय डिफिकल्टी कब होती है, ब्रोंकस के डिजॉर्डर्स की वजह से, ब्रोंकिएक्टेसिस के कारण, आस्थमा की वजह से, निमोनिया की वजह से, यानी एकदम कंफर्म कर लीजिएगा कि इंस्पायरेशन डिफिकल्टी जिसमें ट्रैक का प्रॉब्लम नहीं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम जब भी होता है तो एक्सपायरेशन डिज्निया होती है। तो इस तरह से हम लोग डिज्निया के केस को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग उसका डायग्नोसिस करेंगे, पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, और ऐसे अगर डायग्नोसिस करना हम चाहते हैं, क्योंकि रियल में आपको चेस्ट का डिजीज है वही पता चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा चेस्ट का डिजीज जो है ना वो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग फिर क्लिनिकल सिम्टम ले करके और उसके बाद हम लोग पेशेंट को इलाज करते हैं। इसके लिए हम लोग अगर सडन हमको कुछ ट्रीटमेंट करना हो तो पेशेंट को न्यूमोलाइज करते हैं या ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स देते हैं, और न्यूमोलाइज करेंगे, वेंटिलेशन पेशेंट को देंगे हम तुरंत, जरूरत पड़ा तो ऑक्सीजन सिलेंडर से भी दे सकते हैं या वेंटिलेशन से दे सकते हैं। अगर उससे भी दिक्कत हो रही है बाय द वे तो फिर ट्रैकियोस्टोमी कर करके हम लोग डायरेक्ट पेशेंट को एयर प्रोवाइड करते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल करवाते हैं। ये सब था आपका डिज्निया। याद रखिएगा डिज्निया मैनेजमेंट में क्या बोले आपको, हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करेंगे,
पेशेंट को एयर कंडीशन में रखेंगे। पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम बढ़ जाता है। फिर उसके बाद गैस का प्रॉब्लम होगा तो गैस को देखते हैं, उसके बाद एंटासिड की ड्रग्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज जैसा हो। निमुलाइजेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर यूजेज, वेंटिलेशन यूजेज, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स यूजेज, ये सब पेशेंट को आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ये था आपका डिस्निया और इसका ट्रीटमेंट अलग अलग पैथ से अलग अलग कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात है नेक्स्ट वीडियो।